पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की थी जब आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे, तो वो क्लिप जो है वो मोर देन 1 मिलियन लोगों ने वॉच किया इंस्टाग्राम पर। ऑल टुगेदर जो पॉडकास्ट का कंटेंट था वो 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। राइट, मैं गया भाई उधर देखने, तो वो आदमी वॉशरूम में घुस गया भाग के, तो मैंने नॉक करा कि चला जा, तो उसने इतना सा दरवाजा खोला, उसने एक सिरिंज दिखाई, ये पता किस चीज़ की है? मैं नहीं बोला, इसमें एड्स का इंजेक्शन है। माय गुडनेस। तो मैं पीछे चला गया भाई, फिर मैंने मैनेजर को कहा कि ये जैसे ही मैंने उसे ये बोला भाई, वो खुद अपने ऑफिस में जाकर उसने बंद कर लिया और उसने फिर पुलिस को बुलाया और फिर पुलिस वाले उसे लेके गए। तो इस तरह के लोग वहाँ पे दिन के 5 आते थे। तो मैंने एक समर पूरा वहाँ काम किया। क्लब में ड्रग्स वाले भी होते हैं, गैंगस्टर्स भी होते हैं, सारे एंगल होते हैं। और मैंने जब क्लब लिया तो मैं 22 साल का था। जब इंडिया में बैठा होता है ना कोई बच्चा, उसको लगता है एक बार मेरा वीज़ा लग जाए, कोई भी वीज़ा लग जाए कनाडा का, राइट, मैं लट गाड़ दूंगा, धूम में ठा दूंगा, राइट, वो भी लग जाता है उसका। फिर इसको होता है कि एक बार यहाँ की लैंड के ऊपर आ जाऊँ, उसके बाद मैं लट गाड़ दूंगा। फिर उसको लगता है एक बार वर्क परमिट लग जाए, उसके बाद मैं मतलब आर पार की लड़ाई कर दूंगा, राइट। फिर उसको लगता है कि मेरा एक बार PR हो जाए, फिर उसको लगता है कि एक बार मेरा सिटीजनशिप हो जाए, फिर मैं बिल्कुल ही मतलब चाड़े फाड़ दूंगा सारे सिस्टम के। जब वो हो जाता है सब कुछ, उस प्रोसेस में 10-1 साल निकल जाते हैं पूरे उसके अंदर, और उसके बाद बैठ के सोचता है यार मेरे को तो इंडिया वापस जाना है। तो अमेज़न की जो डिलीवरी जॉब्स हैं उसने काफ़ी लोगों को अभी अफलोट रखा हुआ है। अगर आप ये 2 वेयर हाउस हटा दोगे तो क्रैश डाउन हो जाएगा अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में। कि जो इमिग्रेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार जो है वो नहीं चाहती या वो चाहती है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, अब पीछे जब कोविड के बाद था, ये बड़े बड़े जो अमेज़न वगैरह और जितने भी बड़े वेयर हाउसेज हैं, इनका प्रेशर था कि इमिग्रेशन को ना रोका जाए, क्योंकि इनके अंदर 70% जो वर्कफोर्स काम कर रही है वो नए इमिग्रेंट्स का काम कर रही है। सही बात है। तो वो वहाँ से बंद हुई तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा इन सब चीज़ों के अंदर। तो उसमें से हमें कंप्लेन आई थी किसी फीमेल की कि अंदर कुछ पाउडर कुछ इस तरह से चल रहा है। फीमेल वॉशरूम है, हमारे पास सारी सिक्योरिटी मेल थी, तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो पहले नॉक करके सबको बाहर बुलाया, फिर हमें पता नहीं चला किसने क्या करा है, पर वहाँ पे कोकेन था। एक आधी सर्टिफिकेशन आपको देखनी है, जैसे कार डीलरशिप की कोई एक ओमविक या कुछ होती है, वो अगर आप ले लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब ढूंढने में जितनी और फील्ड में होती है। तो 8 साल पहले का कनाडा और आज के कनाडा में क्या डिफरेंस लग रहा है? राहुल तोमर भाई, राम राम। राम भाई, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू भाई। CSA टॉक में, पर नए स्टूडियो के अंदर। सीधा जंप करेंगे हमारे, क्योंकि हमारा ये एपिसोड 2 है। पहले एपिसोड के अंदर हमने आपकी जर्नी के बारे में बात की थी कि कैसे 17 साल का बच्चा कनाडा आया, उसने स्ट्रगल की, जॉब स्टार्ट की, जॉब से बिजनेस में गया। तो लास्ट जो अपडेट हमारे पास है राहुल तोमर का, वो ये था कि एक 17 साल का बच्चा जो हरियाणा के रोहतक से चला, कनाडा के अंदर एक नाइट क्लब का मालिक बनेगा, राइट? बिल्कुल भाई। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आ गया है, वो ये कि वो नाइट क्लब वाला जो बिजनेस है वो अपना जो फेलियर की तरफ निकल गया। बिल्कुल। या आई डोंट नो क्या स्टोरी है कि वो आपको बंद करना पड़ गया, राइट भाई? तो हम यहीं से उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फेलियर ही कहूँगा भाई मैं, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे वो पूरी नहीं हुई, जो मेरे गोल थे वो पूरे नहीं हुए। पर फिर भी मैं कहूँगा कि हमने डैमेज कंट्रोल अच्छा किया वहाँ पे, कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले हमने कट कर दिया। तो हमने कुछ ये लगा लो आप 1.5 साल चला के उसको एंड में हमने सेल कर दिया था। मतलब लॉस हमारा काफ़ी हुआ था, पर और काफ़ी हो सकता था। उससे पहले हमने मतलब दोनों सिनेरियो थे, पॉजिटिव भी जा सकता था, नेगेटिव भी, पर सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि सेल करना ही पड़ा था। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि एक ना थिंग होती है कि आदमी बिजनेस, यंगस्टर मेनली जो कनाडा आते हैं ना, वो जल्दी से बिजनेस में हाथ नहीं डालते, और बिजनेस में हाथ डाल के फेलियर अगर मिल जाता है ना, तो दूसरे बिजनेस पे हाथ लगाते हैं तो बड़ा डर लगता है। तो इसलिए यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में। क्या पेन पॉइंट थे बिजनेस में? पेन पॉइंट ये थे भाई कि जैसे मैंने पहले खुद लिया था, मेरे साथ पार्टनर्स थे, पर वो पार्टनर जो थे वो यहाँ के ऑटो के लोकल नहीं थे। तो मेरे पास सपोर्ट नहीं था इतना काम करने के लिए। मैं जैसे फुल टाइम जॉब भी कर रहा था अपनी, तो साथ साथ काफ़ी टफ हो गया था। तो मेरे और कुछ जानकार थे, उनको मैं एज पार्टनर्स लेके आया और मैंने सबको क्लियर किया था कि
आई थिंक वो बात थी समर की, और नाइट लाइफ में बिजी सीजन आता है आपका अक्टूबर से, हेलोवीन से शुरू होता है और फिर आप इंडियन इवेंट्स काउंट करो, दिवाली न्यू ईयर तक चलता है, बढ़िया सीजन आता है। तो मैंने कहा था कि भाई देखो, एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना कि हर महीने कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। स्टार्ट में अगर कोई बिजनेस एकदम पहले महीने से प्रॉफिटेबल होगा तो हर कोई वही करेगा। तो सब ऑन बोर्ड थे, सबको मैंने कहा कि भाई तुम्हारे से ये कंट्रीब्यूशन, ये हेल्प चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। भाई शॉर्ट में ना कोई हेल्प मिली, ना कोई सपोर्ट मिला। मतलब मैं, मेरे घर के लोग, मेरा भाई, कजन और मेरी फियांसे थी, तो हम सभी काम कर रहे थे, बिना कोई पे लिए काम कर रहे थे, वहां पे दिन रात काम कर रहे थे। कोई सपोर्ट नहीं था। और उसके बाद फिर जैसे जैसे लॉस आने लगे ना, तो हम लोग तो तैयार थे, हमने अपना तैयार उसी हिसाब से कर रखी थी तैयारी की, चलो ठीक है एक्सपेक्टेड है। पर दूसरे पार्टनर जिन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं, वो बैकआउट कर गए कि हम इतना लॉस नहीं कर सकते, इसको बेचो। तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था। तो वहां पे फिर मैंने कट कर दिया कि मैं कोई फायदा नहीं है। और उससे हमारे इवेंट्स भी अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि एक तरह से हम अपने इवेंट कंपनी को यूज कर रहे थे वहां पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में इवेंट करने के लिए, जिससे काम डाउन जाता जा रहा था, लोग उतने आ नहीं रहे थे। तो फिर हमने इसको कट करा। इवेंट से भी, इवेंट का भी मैंने मन बना लिया था कि इसको पूरे चैप्टर को क्लोज करके और कुछ नया ही देखते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत परेशान हो गया था। जो अपना लॉस है उसको समझ के वहीं अपना एक्सेप्ट कर लिया लॉस को और आगे आगे बढ़ गए। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर एज ए लेमैन या एक थर्ड पर्सन अगर मैं सोचूं ना, तो अपना बिजनेस फेल होने के बाद यू आर बैक टू जॉब और अपनी लाइफ को है जो स्मूथली चला रहे हो। बट वैसा हुआ नहीं। हाँ, वापस आ गए भाई। या फिर देखा कि उससे ज़्यादा एनर्जी से आप कम्युनिटी में प्रेजेंट हो, इवेंट्स करवा रहे हो और ज़्यादा जोश से करवा रहे हो, और आई गेस अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हो। तो इसकी फेलियर के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको टॉक में आगे बीच बीच में उठाते रहेंगे, लेकिन क्विकली हम बात करते हैं देसी ट्रूप जो आपकी इवेंट कंपनी है, कि उसमें आपने एक बिजनेस को फेलियर लेने के बाद दोबारा ऐसी क्या थॉट थी कि दोबारा एक बिजनेस को बनाने की सोची, या दोबारा अपना पूरा एफर्ट्स है वो जॉब में ना लगा के बिजनेस की तरफ गए? भाई नेचुरली मैं शुरू से बिजनेस की साइड ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। जॉब में मेरे को लगता है कि जॉब जब तक आपको ज़रूरत है, जब तक आप मजबूर हो कि आपको करना ही करना है, तब तक ठीक है। पर एट द एंड आपको बिजनेस की साइड जाना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या जो भी सबके अलग अलग गोल होते हैं उस तक आ सकूँ। तो मेरा मन तो बिजनेस का ही था, पर भाई वो लॉस इतने ज़्यादा हो गए थे कि हिम्मत बन नहीं रही थी। ये तो था कि मैं इवेंट्स बहुत पहले से करा रहा था, तो मेरा कनेक्शन था। एक टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया था कि इवेंट्स भी मैं छोड़ देता हूँ, पर वो मैंने फिर वापस शुरू कर दिए, क्योंकि टाइमिंग भी ऐसी थी कि नवंबर आ गया था, तो मुझे पता था कि दिवाली न्यू ईयर अच्छा जाएगा, और वो अच्छे गए थे, तो उसमें मेरे को अच्छा हेड स्टार्ट मिल गया था। पर फिर उससे अगले साल में मैं कंफर्टेबल हो गया था। रिस्क लेने का ना मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि अभी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो लॉस हुए थे क्लब से, वो मैंने, मेरी बुआ रहती है यूएसए में, उनसे पैसे बोरो किए थे, तो उनको वापस करने थे और सारी चीज़ थी। तो मतलब काफ़ी मेरा रिस्क लेने का मैं डर गया था। तो एक साल मैंने बहुत स्टेबल, बहुत मतलब बिना रिस्क लिए निकाला, इवेंट्स को स्टेबल करा। उसके बाद 2025 में मेरा जो छोटा भाई है उसका फ्रेंड था एक, अंकुर नाम है उसका, वो टोरंटो में पर्सनल ट्रेनर है जिम में। तो उसको भी यही था कि भाई कुछ अलग करना है। तो उसने मुझे पिच करा कि भाई आप ऑटोवा में इतना अच्छा करा रहे हो, यहाँ पे मेरे साथ मिलके करा लो, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। मैं उस टाइम इंडिया में था भाई। जो पैसे मैंने लिए थे लॉस रिकवर करने के लिए, जस्ट मैंने वापस किए थे। वापस जाके मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि अपने भाई की फीस भरूंगा 2 सेमेस्टर की। वो बिल्कुल कुछ नहीं था, जोड़ने थे। और एक नया रिस्क लेने की बात बहुत टफ लग रही थी, पर वो इतना पीछे पड़ गया, उसने इतना कन्विंस करा कि मैंने हाँ बोल दी कि मैं देखी जाएगी। जिस रात मैंने हाँ बोल ली भाई, मैं इंडिया में सर्दियों में सो रहा था। अच्छा, और उस वक्त जॉब चल रही थी साथ में? जॉब चल रही, छुट्टी लेके गया था। अच्छा। मैं सो रहा था भाई, ठंड थी पूरी, और रजाई लेके सो रहा था। मुझे नींद नहीं आई भाई, और मुझे पसीने आ रहे सर्दी में। सोच सोच के स्ट्रेस हो रहा कि ये हाँ भर दी मैंने, अब कैसे होगा अगर मान लो गड़बड़ होगी। टोरंटो इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, और मेरे 2-3 जानकार थे जो वहाँ परमानेंट मूव हो गए थे, इवेंट्स का काम यहाँ करते थे, और वो फ्लॉप हुए थे पूरी तरह से। तो लगा एक और बिंडा ले लूं कदे। हाँ, तो वही था भाई कि ये तो गलत फंस के। तो पर उसने भाई इतनी मेहनत करी कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं टोटल लॉस मान के चल रहा था पहले इवेंट पे। पहले इवेंट पे हमारा ब्रेक इवन आ गया। सेकंड इवेंट पे ऐसा हुआ था कि जैसे ही ब्रेक इवन आया, उसने कहा कि अब बड़ा करते हैं। मैं डरा हुआ था, मैंने मना करा, मैं नहीं भाई, स्टेबल करो, इसी लेवल पे करो, फिर आगे जाएंगे। क्योंकि ऑटोवा में यही चीज काम कर रही है कि हम स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं, और वो चल रही है भाई। वो
मेरे और उसके विचार मैच नहीं होते भाई हर चीज पे, जो मेरा पार्टनर है टोरंटो वाला। और एक अच्छी चीज भी है, अगर आप सेम विचार वाला पार्टनर रखोगे ना तो आप सेम बात करोगे, अलग नई डायरेक्शन में आप जाओगे नहीं। तो उसने फिर से कन्विंस कर लिया। तो हमने जो वेन्यू बुक करा काफी बड़ा था, डाउनटाउन टोरंटो में था, और उधर बार मिनिमम था $10,000 की। अगर हमने उतनी सेल बार पे नहीं कराई तो हमारा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ था कि वो चार्ज कर लेंगे उस पे। अच्छा। और हफ्ता पहले यूजुअली हमारी ऑटोवा में आप ये लगा लो इवेंट से पहले 100-150 टिकट बिक जाती हैं, और इवेंट पे फिर 300 तक हो जाती है। उसने मुझे हफ्ता पहले फोन करके कहा, मैं वापस आ गया था कनाडा, बोला भाई 11 टिकट बिकी हैं, क्या करना है? मेरे फिर जाडा चढ़ गया, मैं फंस गया अब की बार तो। 10,000 जाओगे बोले। तो मैं ठीक है भाई, मैं जो है सो है, मैं कार्ड बंद करा दे, बाद में जो होगा देख की जाएगी। तो भाई उसने इतना जोर लगाया, जहां भी रीच आउट कार डीलरशिप्स वगैरह हैं जो वहां पे सोशल मीडिया कंटेंट डालते हैं, सबको इनवाइट करा, सबको बुलाया। टिकट्स हमारी उतनी बिकी नहीं, पर ऑन पेपर हम सोल्ड आउट थे। कैपेसिटी हमने हिट कर दी, 10,000 की बार से रिक्वायर्ड थी, हमने 18,000 कर दी। तो क्लब ने फिर हमारे लिए रेंटल वगैरह सब वेव ऑफ कर दिया, और एक पार्टी में हमें इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया ना, तो फिर आगे अपने आप हमारा क्राउड बिल्ड होता गया, नए कंसेप्ट हम लाते गए। ये कैसे किया कि भाई जहाँ 10,000 का जो बार मिनिमम था उसके लाले पड़ रहे थे, और ज्यादा क्राउड ना आने के बावजूद भी वो रीच कर दी, तो क्या स्ट्रेटेजी लगाई यहाँ पे? स्ट्रेटेजी भाई उसी की थी, अंकुर की थी सारी। उसने सबको इनवाइट करा, जिनको टिकट नहीं बेच पाए उनको कहा कि भाई आप आओ, अटेंड करो हमारी साइड से ऑन द हाउस कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे कर करके उसने सारा शहर इकट्ठा कर लिया, 300-400 उसने वहां पे आदमी भर दिए। और लास्ट में हमारी ये लगा लो कि 150 टिकट बिक भी गई, तो 550-600 का क्राउड हो गया था हमारा। That's a decent, yeah. और उसमें सेल फिर आराम से हो गई थी। That's interesting. तो ये टोरंटो का पहला इवेंट था? ये दूसरा कह लो, पहला तो हमारा लगभग ब्रेक इवन टच करके मिस हो गया था, पर वो छोटे वेन्यू पे था, वहाँ इतना कोई रिस्क नहीं था। ये सेकंड वाला थोड़े बड़े वेन्यू पे किया था। थोड़ा तोड़ो इस बात को, ब्रेक डाउन करते हैं कि ये इवेंट जो है, क्योंकि आमतौर पे अगर मैं बात करूं हमारी एज वाले बंदों की ना, तो वो कम्युनिटी इवेंट से इवेंट समझते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वही इवेंट आजकल अटेंड करते हैं हम लोग ना। आप जो इवेंट की बात कर रहे हो, किस तरह के इवेंट है? हम मोस्टली करते हैं भाई नाइट लाइफ। 80% हमारा होता है कि क्लबिंग नाइट्स होती हैं अलग अलग थीम की, जैसे वैलेंटाइन होगी, दिवाली होगी, और कुछ हम अपने नए कंसेप्ट जैसे बॉलीवुड रिवाइंड कर दिया 2010s के गाने, वो सब करते हैं। बीच बीच में हम आउटडोर कर देते हैं गर्मियों में, जैसे रूफ टॉप हो गया, बोट पार्टी होगी, पैटियो पार्टी होगी, कॉन्सर्ट्स वगैरह हो गए। तो हमारा सारा फोकस इसी पे रहता है। तो देसी ट्रूप में जो इवेंट चल रहे हैं, जो पहले सिर्फ ओटावा में होते थे, अब आपने एक्सपेंड करके वो टोरंटो में भी स्टार्ट कर दिया आपने। अभी करंटली जब हम बात कर रहे हैं तो इस महीने हमारा ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, एडमंटन, कैलगरी और वैंकूवर, इन सारे शहर में हमारे जनवरी में है इवेंट। अरे वाह जी, तो बड़ी क्विक ग्रोथ करी। तो मॉन्ट्रियल की क्या स्टोरी, कैसे पहुंचे? क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला भी इशू हो सकता है एंड एवरीथिंग। मॉन्ट्रियल ऐसा था भाई कि मैं गया हुआ था सबके साथ, इधर जो मेरे साथ रहते हैं, भाई हो गया, सिमरन होगी, कजन हो गया, उनके साथ हम नायग्रा घूम रहे थे। तो जो हमारा टोरंटो वाला डीजे वो पिच कर रहा था कि मैं हैलिफैक्स भी, मैं 7-8 शहर कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ आओ, हमारा सपोर्ट करो, प्रमोट करो, टिकट बिक जाएंगी। तब मुझे क्लिक किया कि अगर ये डीजे जिसका कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं है, ये इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये सारे शहर कवर कर लेगा, और वो डीजे भाई एक्चुअल में मॉन्ट्रियल में 1 साल प्ले कर चुका था, तो कह रहा था कि वो तो मेरा 100% सोल्ड आउट होगा। तो इनिशियल आइडिया यही था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई आदमी है जो पहली बार हमारे लिए क्राउड ले आए, तो उसको हम ले जाते हैं, उस पर कैपिटलाइज करते हैं और वो अपना क्राउड बिल्ड करते हैं। तो हमने उस डीजे के साथ प्लान करा था, और मेरे लोकल कनेक्शन थे, जैसे एक क्लब है ओटावा में, उन्हीं का मॉन्ट्रियल में भी है, तो मैंने उनसे बात करके वो वाला क्लब बुक कर लिया था, हमें बढ़िया डील मिल गई थी। पर वो डीजे भी भाई बैकआउट कर गया था उस इवेंट से, तो हमने दूसरा डीजे करा, जिसके भरोसे पे हमने करा था उसने कैंसिल कर दिया। तो हम नया डीजे लेके गए, पर जो हमारी फिर मार्केटिंग एक्सपर्टीज है वो यूज करके हमने मॉन्ट्रियल का डेब्यू इवेंट भी सोल्ड आउट कर दिया था। ओके, दैट्स ग्रेट। अगले क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले एक क्वेश्चन है, पर उससे पहले एक प्री क्वेश्चन भी है। अच्छा, पहले ये बताओ कि अभी हाल फिलहाल फुल टाइम कर रहे हो ये? पार्ट टाइम है भाई। ओके, ये पार्ट टाइम है। फुल टाइम तो मैं एक आर्मी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सॉफ्टवेयर के काम करता हूँ, जो आर्मी के टैंक्स और सबमरीन सिस्टम्स होते हैं। तो मैं टीम लीड हूँ, मेरी टीम उसका सॉफ्टवेयर बनाती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लो एक तरह से। फुल टाइम तो वो है मेरा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जब पहला फेलियर मिला उसके बाद भी दोबारा फिर से कर रहे हो, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ दिस इज नॉट अ रिस्क प्रूफ या लॉस प्रूफ इंडस्ट्री, राइट? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो घर वालों से फिर प्रेशर नहीं हुआ दोबारा इसको कंटिन्यू ना करने का? घर वाले भाई जब से छोटा रहा हूँ मैं तब से सपोर्टिव रहे हैं, मेरे मम्मी पापा दादा सब लोग ना। उधर भी मैं काफी बिजनेस फेल करके आया हुआ हूँ पर उन्होंने उसके बाद भी कभी मेरे को रोका नहीं, हमेशा जो भी मैं आइडिया लेके आया हूँ। क्लब का भी भाई आप सोचो, ट्रेडिशनल पेरेंट्स मतलब अगर इंडिया से, तो आपको यहाँ क्लब नहीं चलाने देंगे, उनके कंसर्न रहेंगे और थे भी कि भाई क्लब में ड्रग्स वाले भी होते हैं, गैंगस्टर्स भी होते हैं, सारे एंगल होते हैं। और मैंने जब क्लब लिया तो मैं 22 साल का था, तो फिर भी मैंने कन्विंस करा तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, तो वो सपोर्टिव रहे हैं। उनके साथ साथ भाई जो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम यहाँ है ना, मेरा छोटा भाई आदि, कजन है अभिजीत और फियांसे है सिमरन, तो इन लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट है। मैं कुछ भी करूं तो फाइनेंशियली या घर के काम के उससे मैं कवर्ड होता हूँ, उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को अगर ये है कि मैंने इस महीने इतने का घाटा खा भी लिया तो मैं रेंट या इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूंगा, उस चीज की टेंशन नहीं है। तो मेरे पास वो सेफ्टी नेट है और उससे फिर मैं इनेबल हो जाता हूँ और रिस्क लेने के लिए। ओके, एक मोटिवेशन का काम करती है वो चीज़। हाँ, जैसे ये आपने ड्रग का नाम लिया ना, ड्रग और ड्रगिस्ट का, तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा जरूर कि पिछले एपिसोड में हमने इस बारे में बात की थी जब आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे थे। तो वो क्लिप जो है वो मोर देन 1 मिलियन लोगों ने वॉच किया इंस्टाग्राम पे, और ऑल टुगेदर जो पॉडकास्ट का कंटेंट था वो 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, राइट? तो आई होप कि ऐसी और स्टोरीज आपके पास इस पॉडकास्ट में भी हो जिससे न्यू कमर या स्टूडेंट लर्निंग भी कर सकें और थोड़ा सा आई ओपनर का भी काम करे। अच्छा, यहाँ ना एक बहुत अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि अब आप वो अर्ली स्टूडेंट एज से निकलने वाले एंटरप्रेन्योर या करियर ओरिएंटेड वो नहीं रहे हो, क्योंकि अब आप आगे बढ़ गए हो उन चीज़ों से, एज भी आपकी बढ़ रही है साथ साथ में। तो मेनली एक बिजनेस होता है ट्रेडिशनली, जैसे कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर ली या मान लो सिक्योरिटी की कोई कंपनी ओपन कर ली, जो आमतौर पे हमारे देसी लोग करते हैं, वर्सेस ये इवेंट वाला काम जो मतलब कहीं लाइमलाइट में ही नहीं है या इतना कुछ सोचने को नहीं मिलता। एक मेरे ख्याल ये आता है कि हो सकता है कि ये लॉस प्रूफ इंडस्ट्री हो या ऐसा हो, तो आदमी को लगता है कि मैं इजीली मैनेज कर लूँगा, बट ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है। तो वाई ऐसा हो रहा है कि आप इस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हो और बाकी जो दूसरी तरह के बिजनेस हैं उनको नहीं देख रहे? मैंने इस साल लास्ट ईयर अपनी कोर स्किल आइडेंटिफाई करी है भाई कि मैं मार्केटिंग में, प्रमोशंस में अच्छा हूँ और पीपल स्किल्स मेरी ठीक ठाक है, तो वो इससे अलाइन होती है। अलाइन और भी चीज़ों से होती है, पर इसमें क्या है कि जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंट होके करी है, तो वो ये है, स्टूडेंट टाइम में भी मैं इवेंट्स करा ही रहा था, वो मेरा कनेक्शन कभी टूटा नहीं है। तो मेरे पास आप लगा लो 7-8 साल की एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और अब हमने जो अपना इंटीग्रेशन कर रखी है बैक एंड की बिजनेस की, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है इस चीज़ का, मेरे पास बहुत ज़्यादा ईमेल्स और सारी मतलब मेलिंग लिस्ट वगैरह है। तो उसको अगर कैपिटलाइज ना करे तो वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस इंडस्ट्री में, और कनेक्शन बहुत अच्छे हैं मेरे, जैसे क्लब ओनर्स हैं, वेन्यूज हैं सारी सिटीज़ में, यहाँ पे टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, इवन की यूएसए में भी मेरे दोस्त हैं जिनके क्लब्स वगैरह हैं। तो मेरे लिए काफ़ी इजी है मतलब एक्सपैंड करना और कंटिन्यू करना। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, जैसे आपने बोला कि आप ये एक साइड हैसल की तरह कर रहे हो इस चीज़ को, अगर स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इवेंट एक वैसे फैंसी वर्ड तो है नो डाउट, राइट? तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज इकोसिस्टम के अंदर कि जिससे वो अपनी कुछ इनकम भी जनरेट कर पाएं और अपना एक्सपीरियंस भी गेन हो जाए? स्टूडेंट टाइम में भाई मैं जो इवेंट करता था वो यूनिवर्सिटी से बैक्ड होते थे। यूनिवर्सिटी मुझे जो मेरी अपफ्रंट कॉस्ट होती थी वो मुझे दे देती थी, और प्रॉफिट या लॉस जो भी तो मैं वापस दे देता था। मेरे पे पर्सनली कोई रिस्क नहीं था, कोई इनकम नहीं थी। ये लुक्रेटिव है इंडस्ट्री, पैसे भी इसमें बहुत है, पर इसमें आपका ब्रेक इवन पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत टाइम बाद जाके आता है। तो कोई अगर स्टूडेंट है, मैं ये कहूँगा कि ऐसा देखो जहाँ पे जैसे आपके पास, मेरे पास यूनिवर्सिटी की बैकिंग थी, अगर आप बात करते हो तो आपको सपोर्ट करेगा आपका स्कूल जो भी है, उस तरह से स्टार्ट करो, और आप जब ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज हो जाएगी उस फील्ड की, फिर आप रिस्क लेके शुरू कर सकते हो। पर पढ़ते हुए मैं एडवाइस नहीं करूंगा भाई, लाइबिलिटी काफी है इसमें। मुझे 1.5-2 साल लग गया था ब्रेक इवन में आने के लिए। ओके, बट दिस इज वेरी गुड कि ब्रेक इवन आ गया, पर ज्ञान की बातें शायद ज़्यादा हो रही हैं।
थोड़ा सा टर्न लेते हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, अभी पिछले कुछ सालों में जो भी इवेंट करे आपने, ओटावा में करे, हाँ। टोरंटो में करे या बाहर करे, सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट कौन सा था? इंटरेस्टिंग टोरंटो का मैं एक कोट करूंगा। हमने म्यूजिक फेस्टिवल करा था, एक बहुत बड़े स्केल पे था वो, पूरा कॉन्सर्ट हॉल था और उसमें पता नहीं 1000 के करीब आदमी भी आए थे। और उसमें टॉप डीजेज हमने क्यूरेट करे थे 6 कनाडा के। उसमें ऐसे डीजेज भी थे जो बॉलीवुड पार्टीज में प्ले करके आए हुए हैं, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनके साथ में खड़े हो गए। एक डीजे था उसमें, वो भी आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा, उसके साथ प्ले करके आया। तो इस लेवल का हमने वो इवेंट क्यूरेट किया था और वो बहुत अच्छा आया था। उसमें सिर्फ मीडिया भी, फोटो वीडियोस काफी अच्छे हम अभी भी यूज कर रहे हैं प्रमोशंस में। अच्छा, तो वो आपका काइंड ऑफ पिछले कुछ टाइम का बेस्ट इवेंट है, हाईलाइट कह लो, मतलब वो स्केल वाइज उसको चूज करूंगा। फन वाइज हमने रूफटॉप पार्टी कराई थी ओटावा में, पहली बार रूफटॉप हुई थी ओटावा में, उसमें बहुत मजा आया था मेरे को पर्सनली। उसका रीजन एनवायरनमेंट नया था भाई, कि खुली छत है, आप आराम से बैठो। मैं भाई इवेंट पे जाता हूँ तो या तो मैं काम करता हूँ या अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत मतलब ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर लेता हूँ। तो खुली छत के नीचे उस चीज का मजा काफी अच्छा था। तो वो भी टोरंटो में था? नहीं, वो यहाँ ओटावा में था। ओटावा में पहली बार हुआ था रूफटॉप इंडियन। ओके, तो ये खुद की पार्टीज होती है, किसी और के लिए ऑर्गेनाइज करते हो? नहीं, अपनी होती हैं। हम ही टिकट सेल करते हैं, वेन्यूज के साथ हम डील कर लेते हैं, अपफ्रंट रेंटल या बार सेल में या जैसे भी। तो उनके साथ हम डील सेटअप करके वो कर लेते हैं। ओके। और अगर प्रॉफिट वाइज देखें तो कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा बेहतर था? भाई न्यू ईयर का जो हमारा 31st का था, ये हमारा 4 शहरों में था। एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, वो दूसरे पार्टनर, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा मैं आपको हिंट दे दूंगा, मुझे यही नहीं पता वो एग्जैक्ट में वो क्यों नहीं आनी। पर हमारा 4 शहर का रेवेन्यू 6 डिजिट्स में था इस न्यू ईयर का। तो रेवेन्यू वाइज ये वाला हमारा सबसे अच्छा रहा आज तक का। तो इसका मतलब टीम आपकी अच्छी बन गई है कि एक साथ 4 जगह पे सेम डे को सेम टाइम पे इवेंट हो पा रहे हैं, तो इट मींस कि आपकी टीम दूसरी जगहों पे भी प्रेजेंट है। टीम सॉलिड है भाई, आंख बंद करके एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। टोरंटो में तो मैंने आपको बताया अंकुर है, एक्सपेंशन एक तरह से वही लीड करता है हर जगह की। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जहां भी उसे जरूरत पड़ती है, पर इनिशियल कांटेक्ट वो करता है, क्योंकि उसे वेन्यूज से डील बनाना, डीजे से डील बनाना, ये सब में वो बहुत स्किल्ड है। दूसरा, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था, अंशुमन करके मेरा रूममेट था, साथ रहे थे, वो एडमंटन शिफ्ट हो गया था। तो उधर एक्सपेंशन वो लीड कर रहा है, एडमंटन और कैलगरी में। तो उधर से भी मैं निश्चिंत हूँ। तो मेरी टीम काफी अच्छी है। लड़ाई नहीं हुई अभी तक किसी दोस्त से? इनसे नहीं हुई, वैसे तो बड़े कट हुए हैं, पर ये मेरे जैसे कोर लगा लो। वैंकूवर में भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, पीछे रोहतक से, स्कूल टाइम के। तो वो लोग हैं वहां पे, उन पे भी आंख बंद करके भरोसा है। तो इस तरह से मैं काफी मतलब किस्मत अच्छी है कि हर शहर में मेरे पास भरोसे के लोग हैं। ओके, कभी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है कि अरे वाह ये तो सोचा ही नहीं था, मजा ही आ गया? न्यू ईयर का कह सकता हूँ भाई। अच्छा। ये कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतना रेवेन्यू हो जाएगा। इस साल मैंने बीच में जून के आसपास अपनी फुल टाइम जॉब क्विट कर दी थी कि अब मैं थोड़ा बिजनेस साइड ज्यादा ध्यान दूंगा, उसमें ऑफिस पॉलिटिक्स डिटेल में नहीं जाते, मतलब क्विट कर दी थी। तो काफी अनसर्टेनिटी थी, एक सेमेस्टर की फीस बची थी भाई की देनी, और भी चीजें थी। तो बिना जॉब के भी भाई मेरा नवंबर और दिसंबर, पिछले 8 साल में मैंने इतने पैसे किसी महीने में नहीं बनाए जितने मैंने नवंबर और दिसंबर में बनाए। दिसंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि न्यू ईयर की वजह से, और नवंबर में कोई ओकेजन नहीं था। तो नवंबर वाला महीना कह सकते हैं कि अरे वाह मजा आ गया, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ओके, दैट्स गुड। क्या चैलेंजेस क्या हैं इस इंडस्ट्री के, अगर इवेंट करते हो तो ऑन ग्राउंड जब इवेंट हो रहा है उससे पहले क्या चैलेंज आते हैं, होते वक्त की बाद में बात करेंगे। पहले भाई आप कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मोस्टली साइन कर ही लेते हो, पर 60% आपकी जो डीलिंग होती है ना वो हैंडशेक पे होती है। अगर आप, जैसे आपका वेन्यू है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, 1 इवेंट 2 इवेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तीसरे वाले पे आप फिर कहोगे कि नहीं अपना तो रिलेशन बन गया, क्या जरूरत है मैं कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा, तो आप ऑफेंड हो सकते हो उस चीज से। तो उसमें क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते ना, तो बहुत बार वेन्यू कैंसिल कर देते हैं। अगर उनको बड़ा इवेंट मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो वो अपना देखते हैं। हुआ ऐसा कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ। अभी रिसेंटली एडमंटन में हुआ था, हमने वहाँ पे एक वेन्यू पे न्यू ईयर बुक किया था, डीजे की फ्लाइट्स वगैरह सब करा दिया था। तो वो वेन्यू वाले ने बैकआउट कर लिया कि मैं इन हाउस इवेंट कर रहा हूँ न्यू ईयर पे। तो फिर हमें लास्ट मोमेंट दूसरा वेन्यू महंगे में और सारा वो करना पड़ा था। तो ऐसे अगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर वेन्यू कैंसिल होता है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता उसका? भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं।
ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये एक मेजर फैक्टर हो गया कि उस इवेंट से पहले जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हाँ। होते हैं तो आपका थोड़ा वेन्यू जो है वो गड़बड़ हो सकता है। और जैसे अब इतने बड़े स्केल पे हम इतनी सारी डेट्स फिल कर रहे हैं मंथ में, तो क्वालिटी डीजेज नहीं है कनाडा में इतने ज्यादा, तो हमें वही सेम डीजे यूज करने होते हैं। वो ऐसा भी नहीं कि हमारे साथ एक्सक्लूसिव है, तो उनकी डेट्स कोऑर्डिनेट करना, हमारी सारी डेट्स फिल करने के लिए, वो भी एक चैलेंज हो जाता है। उसके ऊपर कोई सोचेगा नहीं, पर हम हर डिटेल पे ध्यान देते हैं। तो जो फोटो और वीडियोग्राफर आते हैं वो भी हमें टॉप नॉच चाहिए होते हैं। उनकी डेट्स भी कोऑर्डिनेट करना, आप महीने में 7 डेट अगर आप दे रहे हो और वो भी वीकेंड्स पे, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ओके, तो आपका जो क्राउड है मेनली स्टूडेंट वाला है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वाला? मिक्स है। मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारा 60% है। 30% हमारे फिर जो मेरे एज ग्रुप के हैं, यंग प्रोफेशनल्स हो गए या बिजनेस वाले हो गए, वो हैं। 10% मतलब आप कह सकते हो कि 30-40 एज ग्रुप वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि सबके लिए हम सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। कोई 19 साल का बिल्कुल फ्रेश एलिजिबल हुआ है क्लब्स के लिए, वो भी इंजॉय करेगा। कोई अगर 40 साल का आ रहा है अपनी जैसे कपल बहुत आते हैं हमारे पास 40 के एज ग्रुप में एंजॉय करने, उनके लिए जैसे घर पे ज्यादा कुछ नहीं है चेंज के लिए, तो वो भी एंजॉय करके जाते हैं, किसी को ऑकवर्ड लगता नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसका मतलब क्या है कि यंगस्टर से काफी कनेक्टेड हो फिर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हाँ, बच्चों कह के सकते साथ हैं में। भाई। सर्कल में भी होंगे जब नए आते हैं जो। नहीं, सर्कल में नहीं है सर्कल भाई। में नहीं जो क्राउड है ना हमारा, हम अपनी मार्केटिंग हमारी काफी प्रिसीजन बेस्ड है, हम मतलब बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं। तो हम सेगमेंट कर लेते हैं कि ये एज ग्रुप, ये डेमोग्राफिक और ये इंटरेस्ट। जैसे अभी क्योंकि हम कनाडा में बैठे हैं, राइट, इमिग्रेशन के अंदर बड़े चेंजेस आए हैं इन दिनों सब कुछ, तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं, स्पेशली वो जो स्टूडेंट या वर्क वीज़ा के ऊपर है, उनमें बड़ा पैनिक सा माहौल है, ऐसा लगता है। तो क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर लोगों से टच में हो बच्चों के, तो क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, क्या डर है या क्या चीज़ें हो रही हैं? मेरे हिसाब से भाई कंसर्न तो है, पर जिनको कंसर्न है ना, उनसे बात नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ जैसे आप काम करते हो तो रेगुलर रिपीट कस्टमर हो जाते हैं, वो आपके लिए फैमिलियर फेसेस हो जाते हैं याद करने। तो काफी लोग मतलब एकदम से गायब हो गया आना, पहले आते थे और अब नहीं आते। तो मेरी अजम्पशन ये है कि उनके परमिट्स वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं, तो या तो वो वापस जा रहे हैं या वो लो की रह के अपना जुगाड़ कर रहे हैं। तो कंसर्न तो है, हमने भी भाई रिसर्च करी है, क्योंकि हमारा पूरा मार्केट बेस ही इंडियन वो है, और जिसमें से स्टडी परमिट कह लो और वर्क परमिट, ये 2 लोग हमारी मेजोरिटी बनाते हैं कस्टमर्स की। अगले 2 साल में भाई 20 लाख परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, वर्क परमिट्स। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हम अभी अपने लेवल पे ही सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे एड्रेस करें, उसके बाद फिर लोगों से बात करेंगे। तो ये जो इमिग्रेशन के कंसर्न है, इनको ये कभी इतने हावी हुए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आमतौर पे क्या होने लग रहा है आज के दिन पे, थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक निकल गया हूँ एकदम से क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। हाँ जी, हाँ जी। पहले जब इंडिया में बैठा होता है ना कोई बच्चा, उसको लगता है एक बार मेरा वीज़ा लग जाए, कोई भी वीज़ा लग जाए कनाडा का, राइट, मैं लट गाड़ दूंगा, धूम में ठा दूंगा, राइट, वो भी लग जाता है उसका। फिर इसको होता है कि एक बार यहाँ की लैंड के ऊपर आ जाऊं, उसके बाद मैं लट गाड़ दूंगा। फिर उसको लगता है एक बार वर्क परमिट लग जाए, उसके बाद मैं मतलब आर पार की लड़ाई कर दूंगा, राइट। फिर उसको लगता है कि मेरा एक बार PR हो जाए, फिर उसको लगता है कि एक बार मेरा सिटीजनशिप हो जाए, फिर मैं बिल्कुल ही मतलब चाड़े फाड़ दूंगा सारे सिस्टम के। जब वो हो जाता है सब कुछ, उस प्रोसेस में 10-1 साल निकल जाते हैं पूरे उसके अंदर, और उसके बाद वो बैठ के सोचता है यार मेरे को तो इंडिया वापस जाना है। तो ये जो थॉट है, इस थॉट से कभी हावी हुई है दिमाग पे? कभी ऐसा लगता है कि ये देश मेरे लिए नहीं है, मेरे को वापस जाना है? भाई पसंद तो अपना ही देश है, सोचता हूँ वापस तो जाना ही है, पर अभी उधर के भी कंसर्न्स है मेरे। जैसे AQI काफी खराब है, वो हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा खराब है, रोहतक दिल्ली के पास लगता है, तो एक मेजर कंसर्न मेरा वो है। दूसरा भाई उधर क्राइम बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई बिजनेस, जैसे मेरे नोन में ही है, उन्होंने बढ़िया बिजनेस एस्टेब्लिश करा, छोटे भाई का दोस्त है, 3-4 हजार करोड़ की नेटवर्थ होगी उनकी। थोड़ी बहुत एक आधी गाड़ी बड़ी ले ली तो उन्हें गैंग रिलेटेड कॉल्स आने लगी कि फिरौती दो। और भी 2-3 इंस्टेंसेस मेरी जानकारी में ऐसे हैं कि डिफेंडर गाड़ी बहुत चल रही है, एक दोस्त ने वो ले ली, उनको अगले दिन फोन आ गया कि बताओ भाई क्या कर रहे हो। तो ये कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से मैं डिबेट करता हूँ कि यहाँ जाऊं, वापस जाऊं या US जाऊं। अभी कहीं मन सेट हुआ नहीं है। ओके, लगता है कि कनाडा अब वो देश नहीं रहा है जिसका सपना लेके आए थे यहाँ पे? पिक्चर तो डिफरेंट है। जब मैं आया था तो जो पिक्चर मेरे माइंड में थी, जो मैंने पढ़ा था, तो था कि जॉब्स होंगी सबके लिए,
घर अफोर्डेबल होंगे, हेल्थ केयर फ्री है पर अच्छा भी होगा, ये सब सुना था। पर अभी करंटली पर्सनली मैं फील करता हूँ कि सिस्टम थोड़ा ओवरलोडेड है, तो चांसेस हैं बेटर हो जाए, चांसेस है ना भी हो। ये तो जो पॉलिटिशियंस चार्ज में उनके हाथ में किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे आए? 8 हो गए, 17 में आया था मैं। तो 8 साल पहले का कनाडा और आज के कनाडा में क्या डिफरेंस लग रहा है? एक मेजर डिफरेंस जो मैं देख सकता हूँ ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की हालत बहुत खराब हो गई है ऑटवा में खासकर। जैसे मैं जब यूनिवर्सिटी जाता था सेम रूट से सेम बस से, तो मेरे को सीट मिल जाती थी और मुझे ऐसे भी नहीं होता था कि बसेस निकल रही हैं भरी हुई, वेट करना पड़ रहा है। अभी मेरा भाई ग्रेजुएट हुआ है इसी सेमेस्टर, पर वो जाता रहा था, तो उसके साथ क्या हो रहा था कि सेम स्टॉप से 2-3 बसेस भरी हुई निकल रही हैं, उसे सीट ही नहीं मिल रही उसमें, और उसके बाद भी जो बस आ रही है वो इतनी भरी हुई है कि खड़े होके जाना पड़ रहा है। और मैं जब पढ़ रहा था तो हर 15 मिनट में बस आ जाती थी, जो आपकी ट्रैकिंग ऐप है उसमें 15 मिनट दिखा रहा है तो 15 मिनट में आ जाएगी। अब अगर वो 15 दिखा रहा है तो 40-40 मिनट में आती है। जैसे सिमरन डाउनटाउन काम करती है तो वहां से बस लेके आती है, तो आप मानोगे नहीं, वीकडेज में भी डाउनटाउन में उसकी बसेस में 50-50 मिनट का डिले हो जाता है 15 मिनट की जगह 50 मिनट। तो ये काफी मुझे लग रहा है कि क्रिटिकल चीज है जिस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ओके बहुत सारे ना जॉब की जो एक कुछ सालों के अंदर ना एक हाइप बनती है कि मान लो कि एक टाइम ऐसा था जब मैकडीज और टिमीज टिम होटल्स के ऊपर दिखेंगे हमारे बच्चे काम करते हुए। फिर एक टाइम आया था उबर वाला सिस्टम शुरू हो गया था, या एक बार सिक्योरिटी वाला सिस्टम। मैं नहीं कह रहा कि आजकल नहीं हो रहा, सब जगह की जॉब हो रही है, लेकिन एक हाइप बनता है कुछ सालों के अंदर। आज के टाइम यूथ में क्या है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है या यूथ है वो क्या जॉब कर रहा है? जो भाई गाड़ी ले रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, वो तो आई थिंक उबर, इंस्टाकार्ट ये सब करते हैं। मैंने खुद भी करा था पढ़ते हुए। और दूसरा, अगर आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, आपके पास लाइसेंस भी है, तो अमेजोन का होता है डिलीवरी का, कि आप अमेजोन के पैकेजेस डिलीवर करो। ऑटवा में हमारे आई थिंक 2 वेयर हाउस हैं, और उसमें मेरा अंदाजा है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिनका उसमें डिस्पैच है अमेजोन में, तो उनकी कंपनी में एटलीस्ट 600-700 अपने इंडियन स्टूडेंट्स काम करते हैं ऑटवा में। हाँ। और ऐसे मेरे हिसाब से एक ही वेयर हाउस में 5 या 10 डिस्पैच है उनके अलावा, जिसमें सेम नंबर काम करता है, और ऐसे 2 वेयर हाउस है। तो अमेजोन की जो डिलीवरी जॉब्स हैं उसने काफी लोगों को अभी अफलोट रखा हुआ है। अगर आप ये 2 वेयर हाउस हटा दोगे तो क्रैश डाउन हो जाएगा अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में। नहीं, ये सही कह रहे हो। इवन मैं रिसेंटली किसी लॉबिस्ट से मिला था जो गवर्नमेंट के लिए लॉबिंग वगैरह करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे एक हिंट दिया था इस बात का कि जो इमिग्रेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार जो है वो नहीं चाहती या वो चाहती है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, अब पीछे जब कोविड के बाद था, ये बड़े बड़े जो अमेजोन वगैरह और जितने भी बड़े वेयर हाउसेज हैं, इनका प्रेशर था कि इमिग्रेशन को ना रोका जाए, क्योंकि इनके अंदर 70% जो वर्कफोर्स काम कर रही है वो नए इमिग्रेंट्स का काम कर रही है। सही बात है। तो वो वहाँ से बंद हुई, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा इन सब चीज़ों के अंदर। तो व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस। अच्छा, आपने बोला डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी खुद की नहीं, लाइसेंस है उनके पास। ये पार्ट टाइम भी मिल जाती है स्टूडेंट को? हाँ, पार्ट टाइम भी मिल जाती है। और ये देखो, है बहुत टफ काम है, फिजिकल लेबर इसमें बहुत ज्यादा है। मैंने जितनी भी जॉब्स करी हैं स्टूडेंट टाइम में, मुझे लगता था मैंने बहुत मेहनत करी है, पर इस जॉब को मैंने क्लोज से देखा है। इसमें जितनी मेहनत लगती है वो मैंने आज तक नहीं देखी है। आपको एक दिन में 180-200 स्टॉप मिलेंगे। एक स्टॉप का मतलब है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, उसमें आपके 50-60 पैकेज भी हो सकते हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग अपार्टमेंट। पैकेज में आपका ट्रेडमिल भी हो सकता है, आपका आईफोन भी हो सकता है। तो वो आपको डिलीवर करने हैं 10 घंटे में और वापस जाना है। तो फिजिकल हेल्थ पे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस? बैक प्रॉब्लम, सारा दिन ड्राइव कर रहे हो, फिर भारी सामान उठा रहे हो, सेफ्टी गियर इतना भी नहीं होता कि मतलब आपकी बैक प्रॉब्लम वो काउंटर कर ले, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, बट दिस इज अ गुड इन्फॉर्मेशन कि आज के टाइम पे ये ज़्यादा चल रहा है। तो एक जो पॉडकास्ट है ना पूरा, वो मेरे ख्याल से डिलीवरी जॉब्स के और बिजनेसेस के ऊपर करना चाहिए। किया भी था मैंने जाटराम के साथ, अगर आपने देखा। हाँ जी, देखा था उनके उसने साथ। बहुत अच्छा ग्रोथ किया। वो ही स्टार्टेड द सेम थिंग, अमेज़न का ही है उनका भी। हाँ, तो उसने भी जॉब ही स्टार्ट करी थी। आज के दिन उनके पास 130 से ज़्यादा वैन्स हैं खुद की कंपनी की, और बहुत सारी सिटीज़ के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत लोगों को काम दिया उन्होंने। हाँ, मल्टीपल, लाइक मेरे हिसाब से 100 क्रॉस कर गए, मोर देन दैट। पर वेल, वापस आते हैं। हमने बात करी थी कि जो इवेंट्स है ना आपके, उससे पहले के चैलेंजेस की बात कर ली। अब जो ड्यूरिंग इवेंट हो रहे हैं
उसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर चैलेंज के बारे में बात बताना। क्योंकि हमने ड्रग की और थोड़ी नशे के बारे में बात की थी, पिछले एपिसोड में भी बात की थी। तो वैसे एक्सपीरियंसेस पार्टीज में भी होते हैं जहाँ पर जो चीज़ अलाउड नहीं है, उस तरह के नशे जो हैं वो लोग कर रहे हैं, या यूथ कितना घुसा है इन चीज़ों के अंदर? परसेंटेज में भाई मुश्किल होगा मेरे लिए देना, पर मैंने अपनी आंखों से विटनेस करा है। जब हम क्लब रन कर रहे थे हमारे क्लब में, तो वॉशरूम था जो आई थिंक फीमेल वॉशरूम था, तो उसमें से हमें कंप्लेन आई थी किसी फीमेल की कि अंदर कुछ पाउडर वाउडर कुछ इस तरह से चल रहा है। फीमेल वॉशरूम है, हमारे पास सारी सिक्योरिटी मेल थी, तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो पहले नॉक करके सबको बाहर बुलाया, फिर हमें पता नहीं चला किसने क्या करा है, पर वहां पे कोकेन था। ओह माय गुडनेस। और यही सेम, ये तो एक इंसिडेंस है हमारे ही क्लब में। हमने मेल वॉशरूम में तो हमने पकड़ा हुआ करते हुए, और तो हमने अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दिया था। और दूसरे वेन्यूज पे भी हमने काफी कॉमनली देखा, कोकेन बहुत कॉमन चलता है। ओके, तो ये मतलब कि लग रहा है कि आपको ये बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से, या एक सर्टेन एज ग्रुप या बस वही करता है? आई थिंक एक सर्टेन एज ग्रुप है, यही आप कह लो कि 20 से 25-27 साल, 30 कह लो, मतलब इस एज ग्रुप में ही है। उसके ऊपर या तो आदमी मैच्योर हो जाता है, या अगर वो नहीं छोड़ता तो वो ऐसा हो जाता है कि वो पब्लिक के बीच नहीं रह पाता। ओके, चलो अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग इवेंट कौन से चैलेंजेस आते हैं? ड्यूरिंग इवेंट आप एक तरह से खुद को एक्सपोज कर रहे हो। हमारे इवेंट्स में क्या है कि आप आओ, आप म्यूजिक एंजॉय करो, आप ड्रिंक्स एंजॉय करो। तो 4 घंटे का रफली हमारा एक इवेंट होता है, 10 से 2 टाइम होता है उसका। रात के टाइम 12 बजे तक आप ये लगा लो कि 70% ऑफ क्राउड बढ़िया ड्रिंक्स लेके कंज्यूम करके नशे में हो चुका होता है। उस हालत में एक हमारे लोगों में ईगो भी आ जाती है, फाइट्स होती हैं। हमारे इवेंट में टच वुड अभी पिछले 2 साल से कोई वो इंसिडेंट नहीं हुआ है, पर एक आधा जो मैंने देखा है, किसी ने किसी को बॉटल उठा के मार दी, कट लग गया, वो लग गया। किसी को कोई गाना चलवाना है, जैसे हमने कोई जॉनर अनाउंस कर दिया, उन्हें कोई और चलवाना है, तो ऑर्गेनाइजर के टुवर्ड्स ही अपना गुस्सा डायरेक्ट करते हैं। और फिर हमारा एक जो हम सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई अनकंफर्टेबल ना हो, सेफ रहें सब, स्पेशली जो हमारे फीमेल गेस्ट होते हैं। तो हम उसमें एक्टिवली देखते रहते हैं। जैसे सिमरन होती है फ्लोर पे, तो जाके देखती रहती है, ऑब्जर्व करती है। जैसे मैं एज अ मेल इतने ध्यान से नहीं देख पाऊंगा कि कोई लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसे जरा सा भी कोई लगता है तो वो पूछ लेती है। और फिर हमारे पास अपना खुद का एक सेक्शन रिजर्व्ड होता है ऑर्गेनाइजर का, तो उन्हें वहां पे पीछे ले आती है। उसे अगर लगता है कि कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है किसी वजह से, या किसी ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो उन्हें पानी वानी पिला के फिर उन्हें ऊबर से घर भेज देते हैं, और ये सब करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब इस तरह से रहते हैं। इंटरेस्टिंग। पर ये बड़ा अच्छा है कि आप लोगों इस चीज़ पे ध्यान देते हो, क्योंकि कोई छोटी सी गलती को बड़ा कांड करवा सकती है। बिल्कुल। तो और उसमें आज के दिन तो हो भी इतना रहा है, लाइफ लॉस जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर होने लग रहे हैं। ओके, दिस इज़ गुड। अभी ऑफ कैमरा हम जब बात कर रहे थे ना, तो आप हमारी एक और बात हो रही थी जिसमें आप बता रहे थे कि बोले कि जिसमें बिना इवेंट करे हमें इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया था। क्या स्टोरी थी वो टोरंटो वाला वही इवेंट था जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो हमने म्यूजिक फेस्टिवल के लिए पहले एक आउटडोर इंडोर वेन्यू बुक किया था, मिक्स था उसमें, 1500 की कैपेसिटी का। सेम दिन एक एफ्रो आर्टिस्ट था, एफ्रो बीट्स, एफ्रो म्यूजिक आर्टिस्ट कह लो, तो वो स्कोशिया बैंक एरिना है जो टोरंटो में, वहां परफॉर्म कर रहा था 4-5 हजार के क्राउड के लिए। तो एक एफ्रो बीट्स के ही ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने लाइव नेशन के साथ पार्टनर करके उनके आफ्टर पार्टी रखी थी। अच्छा। और आफ्टर पार्टी सेम ही दिन होगी, क्योंकि उस आर्टिस्ट को वापस अफ्रीका फ्लाई करना है उसके बाद, और किसी दिन आगे पीछे हो नहीं सकती। और उसके लिए आफ्टर पार्टी के लिए सबसे बड़ा आइडियल वेन्यू वो था जो हमने बुक कर रखा था। उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, तो वेन्यू हमें ड्रॉप नहीं कर सकता था, नहीं तो वेन्यू तो भाग के कर देता। तो उन्होंने हमें रीच आउट करा कि कोई डील कर लो और देख लो कुछ ले दे के। तो नेगोशिएशन कर कुरा के हमारी उनसे 10,000 में डील हुई कि तुम 10,000 हमें पे करो, हमें एक वेन्यू बुक करा के दो सेम कैपेसिटी का, और ये वाला ले लो। तो इवेंट हमने करा भी था, पर अगर इवेंट ना भी करते तो उसमें 10,000 हमारे पास आ गए थे। ओके, दैट इज गुड। तो ये तो डबल प्रॉफिट हो गया। हाँ, ये काफी अच्छा था। तो मतलब कि कई बार वो होता है ना कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ना कोई ऐसा ऊपर से छप्पड़ फाड़ के मिल जाता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू आपका जो ड्यूरिंग इवेंट ये जो लड़ाइयाँ कई बार हो जाती है, चोट लगती है, तो डू यू थिंक कि जो ये रिस्क है, आई मीन फाइनेंशियल तो छोड़ दो, पैसे का तो जो है वो है,
ये जो लड़ाई वाला, छोटा मामला वाला, पुलिस केसेस वाला, इज इट वर्थ जो एज ए बिजनेस इन दोनों को कंपेयर करें तो? पर्सनली मैं कन्फ्लिक्टेड रहता हूँ भाई, मैं डिबेट करता रहता हूँ। जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, मैं भी, और इवन की जो मेरा टोरंटो वाला पार्टनर है वो भी रिसेंटली यही था, उसका कोई लड़ाई से रिलेटेड नहीं था, बस हमारा दिसंबर वाला इवेंट काफी ओवर क्राउडेड हो गया था। लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो टाइम से नहीं आया, वो बाहर रह गए न्यू ईयर पे, तो खराब हुआ। तो हमारे में फिर वो फीलिंग आ जाती है कि गिल्टी फील होने लग जाता है, क्योंकि हम चलो एज अ बिजनेस तो कर रहे हैं, पर हम पैशनेट भी बहुत ज्यादा है। हमारा मोटो ये है कि हम जो हमारा क्राउड है उसको बेस्ट एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस दे। तो वो सब देखते हुए और ये रिस्क देखते हुए कन्फ्लिक्टेड हो जाता हूँ मैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर अब इतनी आगे तक आ गए हैं तो थोड़ा और आगे जाके फिर हम आई थिंक बैकग्राउंड में आ सकते हैं। जो हमारा रिस्क है पर्सनली प्रेजेंट हो गए वहां पे, वो हट सकता है। तो फिर मैं खुद को यही मोटिवेट करता हूँ कि इतनी दूर आ गए हैं, थोड़ा और जाके इससे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। ग्रोथ स्टेजेस हैं इस बिजनेस की? आने वाले 5 साल में कहाँ तक देखते हो, कहाँ ग्रोथ हो सकती है? अभी हमने आने वाले 2 साल का प्लान किया है। हमारा टारगेट है अभी, आई थिंक हम 6-7 सिटीज कर चुके हैं कनाडा में। एवरी मंथ हम कराते हैं। हमारा टारगेट है 10 सिटीज कनाडा में करने का। मे बी इतनी ना हो पाए, मेजर सिटीज नहीं है जहाँ पे एक्टिव नाइट लाइफ मार्केट है। 8 करके फिर हम यूएस की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वेन्यूज वगैरह में। उधर भी इतने ही सिटीज ऐड करके फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे कि जो हमारे पास कैश फ्लो आ रहा है, क्या हम उनसे कन्वेंशनल बिजनेसेस में जा सकते हैं, बिजनेसेस एक्वायर कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो, बार्बर शॉप है, कोई फ्लैशी बिजनेस नहीं है, पर वो आपको हर इकोनॉमी में पैसा कमा के देगा। तो हमारा प्लान ये है कि फिर जैसे जो सिटी वाइज कॉरपोरेशन है, जैसे एक होल्डिंग कॉरपोरेशन है जो कि मेरी है, वो हर सिटी में स्टेक ओन करती है। तो फिर हम हर सिटी को प्रेजेंट करेंगे कि तुम्हारी सिटी में ये अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें एक्वायर करनी है। लेट्स से टोरंटो को हम कहते हैं कि एक बार्बर शॉप हम खरीदना चाहते हैं, तो टोरंटो वाले पार्टनर्स के साथ वोट लेके उनने ओके कर दिया, तो वो एक एसेट ऐड हो जाएगा टोरंटो में। फिर हम पूरी तरह इवेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ऐसे डाइवर्सिफाई करने का सोचा हमने। ओके, इसमें एक बड़ा एक टर्न आने वाला है लाइफ के अंदर, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी होने वाली है अगले महीने, राइट? हाँ जी। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको और सिमरन को दोनों। थैंक यू। आपका जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छी बीते। थैंक यू भाई। बट उसके बाद क्या ये बिजनेस जो है इसी पैशन के साथ चल पाएगा, या उस पर कहीं क्वेश्चन नजर आता है? क्योंकि बीइंग सिंगल एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेट नाइट पार्टीज एंड सब चीज। तो क्या बदलाव देख रहे हो उसके बाद? एज अ टीम जाते हैं भाई हम अभी भी, मतलब कोई ऐसा फर्क नहीं है। अगर जो आप कह रहे हो जो कंसर्न होंगे वो तो अभी भी हो सकते थे। शादी के बाद एक तो आपको सिक्योरिटी आ जाती है ना, कि मतलब कमिटेड हो पूरी तरह से, और ये वो सिंगल रह के ज्यादा चांस है भाई रिस्क के। तो हम तो एज अ टीम जाते हैं, हमारा काम डिवाइडेड है और हमें पता है कि क्या करना है, क्या करना है, एक दूसरे पे पूरा भरोसा है। मेरे से ज्यादा एक्टिव वो रही है अभी ऑन ग्राउंड पे, जो ये लड़कियों को संभालना ये सारा कंसर्न था, तो वो सारे इनिशिएटिव उसने खुद से लिए हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल उसे पता है क्या कंसर्न होते हैं। तो हम पूरा एक टीम की तरह काम करते हैं भाई। जब वापस आएंगे तो आप ये लगा लो कि उतना ही या कुछ ज्यादा ही पैशन होगा काम के टुवर्ड्स। ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैसा फील हो रहा है कि जैसे 17 साल के लड़के थे जब आए थे, पढ़ाई करी, फिर जॉब करी, बिजनेस करे, अब शादी भी हो रही है, साल में बच्चे भी हो जाएंगे। तो इतने फास्ट जिंदगी के स्पैम में स्ट्रगल भी चलती रही, ग्रोथ भी होती रही। कहाँ कैसा फील कर रहे हो अपने आप को इस स्टेज पे? ग्रेटफुल हूँ भाई। रिसेंटली काफी स्पिरिचुअल हुआ हूँ मैं। पहले इतना भगवान में मानता नहीं था, घर वाले समझाते रहते थे, कभी डांटा नहीं, उन्होंने फोर्स नहीं करा। खुद से ही फिर पढ़ाई करी, बुक्स पढ़ी, पॉडकास्ट वगैरह सुने, कंज्यूम करके फैक्ट्स देखे, तो काफी अवेयरनेस आई। तो अब जो भी होता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल होता हूँ। और जब आप ऐसा फील करते हो कि कोई नेगेटिव भी जा रहा है कुछ, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो, तो आप ज्यादातर टाइम खुश रहते हो, ज्यादा चीजें आपको बॉदर कर नहीं सकती। तो आगे जो भी हो ना हो भाई, मैं मतलब खुश ही रहूंगा। किस चीज ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस 7-8 साल की जर्नी में? क्या चीज ऐसी थी, कोई पर्सन जरूरी नहीं है, आई मीन क्या चीज थी वो एक ऐसी चीज जो लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्टिव रही पूरी जर्नी में? फैमिली रही भाई सबसे पहले तो। मतलब कुछ भी मैंने गलत वगैरह किया हो, स्कूल में भी सबसे ज्यादा कंप्लेन आती, सारी चीजें उल्टी सीधी करता था, कभी फैमिली ने रोका नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट करा। मतलब कुछ उल्टा कांड करके आया, उसके अगले दिन कुछ मैंने कहा कि ये करना है तो सपोर्ट कर लिया, तो सोच समझ गए। उसके बाद जब मेरा भाई आया यहाँ पे, साथ में कजन आया अभिजीत आया,
इन लोगों ने बहुत सपोर्ट लगाया, मतलब घर पे मेरा काम हाफ हो गया था। सिमरन मिली, उसने भी, मैं आपको क्लब का एग्जांपल देता हूँ। क्लब में मेरा क्या काम था, मेरा काम था लोगों से हाथ मिलाना, बातचीत करना और कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करना। आदि और अभिजीत मेरे जो भाई थे, वो पीछे मैनेजर्स ऑफिस संभालते थे, पेरोल, इन्वेंटरी, बारटेंडर्स किसको शेड्यूल करना है, कैसे काम लेना है, सारा चीज वो करते थे। सिमरन बारटेंडर्स में सुपरवाइजर थी, वो बार पे रहती थी। इन तीनों ने कोई पे नहीं ली किसी भी उसमें पूरे काम में। सिमरन को जो टिप वगैरह आती थी तो वो भी वो यूं कि इनको दोनों को दे देती थी, तो किसी ने कुछ लिया नहीं। तो ये लोग जब से आए हैं, फैमिली का तो कांस्टेंट पहले दिन से, डे वन से आज तक रह ही रहा है, पर ये तीन जब से आए हैं भाई, तब से मैं मतलब निश्चिंत हो गया हूँ हर चीज से। ओके, फैमिली एक बड़ा सपोर्ट है फॉर श्योर। ओके, कमिंग बैक टू अपनी जर्नी की हम जो बात कर रहे थे, जो ये डिफरेंट सिटीज के अंदर बिजनेस करने वाला मोड है ना, ये आई कंप्लीटली एग्री कि आपकी इनिशियल स्टेज में कभी नहीं हो सकता बिजनेस की। वंस यू आर लिटिल बिट एक्सपीरियंस, आपके कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं, उसके बाद होता है। कितना टाइम हुआ है मल्टी सिटीज में गए हुए? 2025 में किया हमने मल्टी सिटीज। पहली सिटी टोरंटो फेब में की थी, मतलब सेकंड सिटी ऑटवा तो था ही। थर्ड मॉन्ट्रियल हमने सितंबर में किया था, एडमंटन हमने नवंबर में ऐड किया था, और अभी 2026 में कैलगरी और वैंकूवर ऐड किया। तो एक साल के गैप में हमने इतनी सारी। तो मान लो एक साल के उसमें एक्सपीरियंस से अगर बात पूछूं मैं आपसे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मल्टी सिटीज में अपने बिजनेस को ग्रो करने का? कोऑर्डिनेशन है भाई। अगर आप जैसे हम सेम मॉडल हर जगह कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट करना, डीजेस की फ्लाइट्स वगैरह, डीजेस को बुक करना, फोटो वीडियो बुक करना, थीम्स वो करना, और हर मतलब हाल फिलहाल हमारा जो चैलेंज है कि हमने इतना स्केल नहीं करा कि हम एक बड़ी टीम हायर कर लें बैकग्राउंड टास्क के लिए, पर हमने इतना स्केल कर लिया कि हम जो 3-4 जने हैं, हमारे लिए वो काम काफी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हम सब अपनी, मेरी भी फुल टाइम जॉब है, टोरंटो वाले पार्टनर की भी जॉब है, अंशुमन की भी जॉब है, तो वो भी हमें जगल करना थोड़ा टफ हो रखा है। तो ऐसी सिचुएशन के सॉल्यूशन कुछ समझ में आते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशन? अभी हमारे पास कुछ लोग हैं जो हमने पेरोल पे रखे हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए रखे हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनर है। अब यही है कि बस हम थोड़ा और पुश करके जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाएं, 7-8 शहर में स्टेबल कैश फ्लो आए, तो हम उसको देख के फिर ये कर सकें कि इतनी टीम हम रख सकते हैं। एक बार वो हो जाएगा और उसके बाद फिर हम सिटीज ऐड करते जाएंगे, तो वो सारा लोड टीम पे है, उनको मैनेज करना, वो पर्सनली हमें इतना अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ हाई लेवल डिसीजंस होंगे, जो काम करना है वो फिर टीम करके दे देगी। ओके, हमने जो स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी ना, जॉब की, जो आपने डिलीवरी वाली जॉब का भी बताया था, तो अगर ऐसी 3 या 4 जॉब्स की लिस्ट बनाई जाए जो आज के टाइम पे जहाँ पर फिर भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज बची हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसी कोई लिस्ट बना सकते हो? एक तो मैं भाई सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि आते ही आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस ले लो। सबसे पहला जीवन होता है, बेसिक लर्नर्स लाइसेंस। उसके बाद आई थिंक वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो अगले के लिए। तो आप जिस दिन लैंड होते हो जीवन ले लो अगले 1-2 दिन में, ताकि आप जल्दी से जल्दी लाइसेंस ले सको। आधी अपॉर्चुनिटी तो आपकी इसी से खुल जाती है। पहला अमेजोन लेबर वाली है, टफ है, सबके लिए नहीं है, मोस्टली अपने लड़के ही करते हैं, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। सेकंड, अगर आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने गाड़ी ले ली थी, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबल हो जाता है काम, कि आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से जा सकते हो। जैसे उबर ईट्स हो गया, इंस्टाकार्ट हो गया, ये सब हो गया, इस पे आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से जा सकते हो कि क्लास और एग्जाम और मैनेज सब कुछ। जैसे आपके पास खाली टाइम है तो ज्यादा कर ली, एग्जाम है तो आपने थोड़ा कम काम कर लिया, तो काफी अच्छा रहता है। पर उसमें वो भी है कि डाउन टाइम भी आ जाता है, कोई कोई मंथ ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल कम काम है, तो फिर आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। रिटेल में मैंने अभी रिसेंटली देखा है, जैसे अभिजीत अभी पढ़ते हुए लुलुलेमन में काम कर रहा था रिटेल में, तो उसमें आपका क्या होता है कि सारा दिन इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी पीपल स्किल काफी बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन काफी इम्प्रूव होती है, और थोड़ी बहुत आपको मार्केटिंग भी आ जाती है जब आप सामान बेच रहे होते हो। आदि के कुछ दोस्त हैं वो कार डीलरशिप्स में काम कर रहे हैं, एक आधी सर्टिफिकेशन आपको देखनी है, जैसे कार डीलरशिप की कोई एक ओमविक या कुछ होती है, वो अगर आप ले लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब ढूंढने में जितनी और फील्ड में होती है। तो आप कार डीलरशिप में कर सकते हो, आपकी बेस सैलरी है, पर कार कमीशन है, तो अर्निंग भी सही है, और आप कम टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ जॉब्स हैं, पर मेनली सर्टिफिकेशंस देखो, ज्यादातर लोग देखते नहीं है। एक आधी आप कर लो, महीना एक लगा के, फिर अपना आप जॉब के उससे सेट हो जाओगे।
ओके, थैंक यू फॉर द इनपुट। काम आएगी ये न्यू कमर्स को। अब हम लगभग अंत की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया बात करते करते। अच्छा ये बताओ जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि ऐसी कौन सी इवेंट, पूरे इवेंट इंक्लूडिंग आपका क्लबिंग वाला जो भी एक्सपीरियंस था, उन सब में सबसे गंदी कोई लड़ाई हुई हो, आपकी नहीं किसी की भी, क्लब के अंदर अंडर यूर पार्टी, या कहते हैं जो सबसे बूंदी लड़ाई हुई हो, वो कौन सी थी? भाई एक गंदी भी है, खराब भी है और मजाकिया भी है। तो बैंक्वेट हॉल का इवेंट था, उस बैंक्वेट हॉल में आप भी आए हुए हो, एक आपने जो इवेंट स्पॉन्सर करा था एक बार। ओके, वो उसका सिंगर वाला उसी, हाँ उसी बैंक्वेट हॉल में एक और इवेंट था, सिंगर का ही था, आई थिंक शेरीमान का था। तो नहीं, वो वही वाला इवेंट था। आप शायद आगे बैठे थे, आप निकल गए थे, तो आपके आगे नहीं आई हो शायद। तो क्या हुआ था कि कुछ, ये शुरू वाला फनी नहीं है, तो बहुत खराब था, तो मैंने इन लोगों को बैन भी कर दिया था। कुछ लड़के दारू पी के लेडीज वाले वॉशरूम में घुस गए थे नोइंगली। तो सिक्योरिटी टीम मेरी बहुत अच्छी है, बहुत विजिलेंट है, जो मैं हायर करता हूँ। तो उन्होंने इंस्टेंटली देख लिया था, एक गार्ड वहीं पे था, तो उनको घसीट के बाहर ले गया और बाहर फेंक दिया। तो हुआ क्या कि अंदर जो एक दो लड़कियां थी, वो अपने कजन्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। तो उन्हें पता लगा, उनने पी रखी थी, वो भी गुस्से में हो गए, जायज बात है। तो ये दो ग्रुप्स में लड़ाई शुरू होगी। ये लड़ते लड़ते गेट से बाहर निकाला इनको सिक्योरिटी में, और ये बाहर भी नहीं रुक रहे थे। तो ये बाहर लड़ते लड़ते कोई गाड़ी में टक्कर खा रहा है, कोई कैसे, कोई बर्फ में लेट के लड़ रहा है। तो लास्ट वाला सीन बहुत फनी हो गया था। तो ऐसे जब ये इनको बाहर निकालने के बाद फिर पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है ऐसे इन चीजों में? पुलिस होती है भाई, अगर ये प्रॉपर्टी से नहीं हटते, लेट से सिक्योरिटी ने आपको बाहर निकाल दे, वो कहेंगे कि जाओ घर जाओ, अपनी ऊबर करो, पी रखी है तो गाड़ी नहीं लेके जानी। अगर वो गाड़ी ड्राइव करने की ट्राई करते हैं या फिर वो नहीं जाते, वो प्रॉब्लम करते हैं, तो सिक्योरिटी के पास भी रिस्ट्रिक्शन होती है यूज ऑफ फोर्स में। वो पूरी तरह मतलब पीट नहीं सकते आदमी को, बस धक्के मार के बाहर कर सकते हैं। तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है कि इन्हें हटाओ यहाँ से प्रॉपर्टी से। ओके, उस केस में पुलिस आई भी हुई है एक दो बार, मतलब हमने डील करा हुआ है। नॉर्मल प्रोसेस होता है, रिपोर्ट ले लेते हैं और फिर काम करके चले जाते हैं। वेल एंड गुड। सो ये जो आपकी जर्नी थी देसी ट्रूप की अभी तक की, इस जर्नी के अंदर कभी ऐसा लगा कि ये जो आप काम अभी कर रहे हो, इस काम को अगर आपको टाइम मशीन कोई मिल जाए जिसमें आपको बैठ के पीछे जाने का कुछ मौका मिल जाए, तो ऐसा कोई चेंज आप करते तो आज बेहतर पोजीशन पे होते या कुछ और बड़ा कर जाते? ऐसा कोई चेंज आपके हाथ में हो तो कर पाओगे? क्लब वाला स्टेप पता नहीं, मतलब अगेन कन्फ्लिक्ट है कि वो मना करूं खुद को, जैसे घर वालों ने भी एडवाइस किया था कि नहीं रिस्क करना चाहिए। एक वो स्टेप पे मैं डिबेट करता हूँ, पर अगेन भाई उससे जो एक्सपीरियंस मिला मुझे, जो मेरे कनेक्शंस बने, तो एक वही स्टेप है। उसके अलावा कोई मुझे लगता नहीं मैं कुछ डिफरेंट करता, क्योंकि शुरू से ही इस चीज़ के टूवर्ड्स मैं इतना पैशनेट था कि मैंने कोई, मतलब मेरी नॉलेज में मैंने कोई गलती की नहीं थी। और आज भी जब मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो कोई गलती मुझे समझ नहीं आती है। एक आधी बार ये हुआ है कि कभी गुस्से में आप पाक हो के कोई लड़ाई हो रही है, वो लोग नहीं आ रहे, बीच में मैं भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब लड़ा नहीं पर जैसे एक को इधर धक्का मार दिया एक को, वो बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती है। जब दो ग्रुप्स लड़ते हैं, आप अगर बीच में आते हो तो आप खुद को रिस्क करते हो कि आपको भी इंजरी हो सकती है। तो एक दो सिचुएशन ऐसी कि खुद को कहूंगा कि नहीं भाई, जो लड़ रहे हैं सिक्योरिटी को डील करने दो, बाहर निकालने दो, खुद गार्ड नहीं बनना। ओके, वेल एंड गुड। आपने बोला था कि आपने बुक्स वगैरह काफ़ी पढ़ी, पॉडकास्ट वगैरह काफ़ी सुने, कोई बुक है जो यूथ को रिकमेंड करोगे? भगवत गीता पढ़ रहा हूँ भाई मैं करंटली, पहली बार लाइफ में। आज से पहले नहीं पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इससे पहले मतलब दादी जी सुनाया करती महाभारत सोते हुए, पर टीवी पे मैंने कभी नहीं देखी थी, तो हमने अभी घर पे देखी थी यहीं पे कनाडा में। तो वो देखने के बाद ये पढ़ने में मतलब थोड़ा अलग मजा आ रहा है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। गीता जो पढ़ रहे हो अभी, जितनी पढ़ी है उसमें से सबसे बेस्ट चीज अभी क्या लगी है? कोई भी वन लाइनर आपके अकॉर्डिंग? वन लाइनर नहीं भाई, पर जैसे अर्जुन थे, कितने अच्छे वॉरियर, सब कुछ सारी चीजों में अच्छे, पर जब उनका टाइम आया बैटल फील्ड पे, मतलब एक तरह से अपना कर्तव्य निभाने का जो भी कहो, तो उन्हें भी कोल्ड फीट हो गया था, उन्हें भी डाउट्स आ रहे थे। तो उन्हें भी कृष्ण जी ने यही गाइड करा कि भाई अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो ये मैं काफी रेजोनेट करता हूँ इस चीज से कि कर्म से ना बचो, अपना कर्म करते जाओ, बाकी तो भगवान के हाथ में है।
एज ए आउटसाइडर अगर मैं आपकी लाइफ देखता हूँ ना, तो उसमें ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है हाँ जी। कि कर्म करते जा रहे हो, फल तो चलो ठीक है, जो अच्छा मिल रहा है कहीं बुरा भी मिल रहा है, कहीं बिना कुछ किए इधर $4 भी बन रहे हैं, कहीं क्लबिंग के अंदर नुकसान भी हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। अब क्योंकि 1 घंटा हमको लगभग हो गया है, हम लगभग लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग करने से पहले ना जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो मैंने खुद फील की है ये चीज़ कि पहले मैंने आपसे जो पॉडकास्ट किया था और जो अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है सोच में जो आपकी, राइट, वो बहुत चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, ये बोलूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो एलिमिनेट भी हो गई हैं, जो आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दैट, जो कि अच्छे के लिए है, नो डाउट। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कई बार ना, जैसे कोई मान लो कि कनाडा आना ही है किसी ने, इंडिया के अंदर बैठा है, तो रील्स वगैरह देख के इंस्टाग्राम पे उससे बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मान लो आपने स्टोरी बताई आपकी या सब कुछ भी कुछ किया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसका ना व्यूअर्स पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, चाहे 1 व्यूअर पे पड़े या 100 पे पड़े, पर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है इन चीज़ों का। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए व्यूअर से अगर आप बात करना चाहोगे डायरेक्टली, तो क्या मैसेज है उनके लिए? मैसेज ये है भाई कि इवेंट्स का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा फ्लैशी है, बहुत ज़्यादा कैची है। जैसे आप रील्स कह रहे हो, हम हर इवेंट की हाईलाइट रील बनाते हैं और हम वैसे ही बनाते हैं कि आपको देख के लगे कि इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसको देख के बहुत लोग इस काम में आने की ट्राई करते हैं कि इसमें तो कच्चे काट रहे हैं, हाँ पैसे के पैसे और अपना क्या नाम है मौज की मौज, पर बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। मैंने आपको इतने रिस्क बताया कि आप खुद फिजिकल रिस्क के उस पर होते हो कि कहीं से कोई इंजरी हो सकती है। ब्रेक इवन आपका बहुत बाद में जाके आता है, बहुत बर्न है पैसे का शुरू में। तो ये सारी चीज़ें आदमी को माइंड में रख के फिर आना चाहिए। आप मेरी पूरी जर्नी देखो तो मैं लगातार 7-8 साल से इवेंट करा रहा हूँ। जो मैंने आपको एक दिन बताया 31st का कि हमारा 6 फिगर वाला गया, ये हमारा 7 साल बाद आया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को माइंड में रख के फिर आना चाहिए। और बिजनेसेस भी हैं, तो जिसको जो सूट करे उस हिसाब से। मेरे हिसाब से काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जिनमें 6 फिगर वाला एक दिन लाने के लिए आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको कोई ल्यूक्रेटिव क्विक कैश अपॉर्चुनिटी समझ के मत आओ, पूरे रिस्क और इसकी लाइबिलिटी समझ के अंदर आओ। दैट्स अ गुड लर्निंग, क्योंकि ये हर एक बिजनेस पे इम्प्लीमेंट होती है आई गेस, कि बाहर बैठ के कई बार लगता है कि ये हम जल्दी से कर पाएंगे, और अगर इस भाई ने कमा लिया तो हम भी कमा लेंगे। और टिपिकल देसी सोच तो ये होती है, इस भाई ने कमा लिया तो हम भी कमा ही लेंगे, और इसने गवा दिया तो हम भी गवा देंगे, कोई बात नहीं, वही होता है। बट दैट्स अ गुड पॉइंटर। बड़ा अच्छा लगा राहुल आपसे बात करके, और आई होप कि हम नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे, और वो शायद आपका वो होगा कि जो मैंने इस पॉडकास्ट में भी बात की थी आपकी शादी को लेके, तो वो बिफोर एंड आफ्टर की हम बात करेंगे। वो बड़ी लर्निंग होगी उन लोगों के लिए जिनकी शादी होने वाली होगी, अभी आपकी होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगेन आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, आप अपनी जिंदगी का नया सफर स्टार्ट करने जा रहे हो। आप दोनों को और आपकी पूरी फैमिली को लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू। सो गाइज, ये था आज का एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जिसमें गेस्ट जो थे वो कोई नए गेस्ट नहीं थे, जिसको आप पहले देख चुके हो, जिनके कंटेंट को आप 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ ऑलरेडी देख चुके हो। ये मेरे लिए बड़ा पर्सनली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिससे आप पहले भी बात कर चुके हो, और अब करियर के और लाइफ की दूसरी स्टेज के अंदर आज के डिफरेंट स्टेज में, और आप उस स्टेज पे उनसे बात कर रहे हो। तो मेरे लिए भी इसमें लर्निंग थी, तो अगर मुझे लर्निंग लग रही है तो हो सकता है कि आपके लिए भी इस पॉडकास्ट में कोई ना कोई लर्निंग जरूर थी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।